गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड सभी लोगों के लिए इस फ्राइडे के फैबुलस फ्राइडे के इस वेबिनार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है एसएचपीएल मैनेजमेंट की तरफ से। मेरा नाम है स्टैन सिराओ और मैं बिजनेस कोच हूं। और आज एक स्पेशल वेबिनार हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि फैबुलस फ्राइडे में कुछ ना कुछ खास रहता है। कंपनी के मैनेजमेंट, टॉप अचीवर्स, टॉप लीडर्स आपको लीडरशिप ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन ये वेबिनार डेफिनेटली खास इसके लिए है क्योंकि ये वेबिनार है सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन का एक नया एपिसोड। तो इस एपिसोड में जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सभी लोगों को सुन रहे हैं। इसके लिए आपको एसएचपीएल मैनेजमेंट की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत फिर एक बार करना चाहता हूं। और आज एक स्पेशल डे इसके लिए भी है क्योंकि कल और आज में जिंदगी के दो अलग अलग तरीके के पहलू, दो तरीके के सिचुएशंस हम लोग फेस कर सकते हैं। कल जो भारत का एक रत्न था, जो डायमंड था, एक कोहिनूर था, एक हीरा था, और ऐसे एक व्यक्ति जिसका शायद ना केवल भारत में, पूरे दुनिया में भी ये कोई एक शत्रु नहीं है, ऐसा एक व्यक्ति को हम लोगों ने उनके 86 ईयर्स में खो दिया, रतन नोवेल टाटा को। और हालांकि इस पूरे परिवार का 150 साल से भी अपनी हिस्ट्री है कि भारत के इकोनॉमी को, न्यू स्टार्टअप्स को और टेक्नोलॉजी को, और ये सभी को करते हुए इस बिजनेस को एथिकली करना और उसके साथ साथ समाज के वेलफेयर के लिए भी काम करके एक फिलॉन्थ्रोपिस्ट बनने का एक ऐसा व्यक्तित्व। और उसका एक उनका युग ये समाप्त हो गया है। लेकिन उनका मार्गदर्शन, उनके इंस्पिरेशन, बहुत सारे उनके कोड्स जो उनके लाइफ में उन्होंने पालन किए हैं, जो वो हमको देखे गए हैं, वो तो जब तक सूरज चांद रहेगा, इस धरती रहेगी, तब तक ये रहेगा। और पूरा भारत उनके लिए चिरऋणी है और आभारी है कि उन्होंने हमको उनके जीवन में जो चीजें उन्होंने फॉलो की और खास करके वैल्यू बेस्ड बिजनेस करने का, ये उनसे हमको सीखने का मौका मिला है। और इस जमाने में हम लोग हैं, इसके लिए हम लोग उनको जितना भी श्रद्धांजलि दे दें शब्दों में या आंसू बहाकर, वो कमी है। लेकिन एक तरीका है कि उनसे प्रेरणा लेके हमारे जिंदगी में, हमारे बिजनेस में, हमारे वैयक्तिक पारिवारिक जीवन में अगर उनसे सीखी हुई कुछ चीजों को प्रेरणा के तौर पे अगर हम लोग उसको फॉलो करें और हमारे जीवन में उसका इम्प्लीमेंटेशन करें, मुझे लगता है कि एक छोटे से तरीके से हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उन्होंने जो हमको प्रेरणा दी हुई है उसको हम लोग धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया कह सकती हैं। दोस्तों, आज नवंबर मंथ, अक्टूबर मंथ की जब हम लोग बात करते हैं, बहुत सारा त्योहारों का मंथ है। अभी अभी हम लोगों ने एक त्योहार खत्म कर दिया, अभी दूसरा और एक त्योहार चल रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में इसको अलग अलग तरीके से नाम से बुलाया जाता है। दुर्गा माता या दशहरा का जो नवरात्रि का जो फेस्टिवल है, उसका गरबा, दांडिया अभी भी चल रहा है। और आज जब हम लोग आपसे ये वेबिनार लाइव कर रहे हैं, हो सकता है कि बहुत जगह पे तो ये उत्सव चालू है, बहुत सारे दिन भर रिलीजियस रिचुअल्स को हम लोगों ने किए हुए हैं। तो हम लोग एक तरीके से भक्ति, अपने जिंदगी में आराधना, हमारी रिलीजियस रिचुअल्स को, सेंटिमेंट्स को जगाते हैं और जिंदगी के अलग अलग जो स्वाद हैं उसको हम लोग आजमाते हैं। दोस्तों, यही जिंदगी है और ये जिंदगी में हम लोग आए हैं, जिंदगी का सफर तय कर रहे हैं और हमको भी बनना है चैंपियन, जैसे रतन टाटा एक ट्रू चैंपियन बने हैं। तो एसएचपीएल के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म में, यहाँ पर एसएचपीएल के कंपनी के विजन को, कंपनी के मिशन को और कंपनी के जो प्रोडक्ट की फिलॉसफी है, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए मदद करने वाले बहुत सारे ऐसे टॉप अचीवर्स हैं, जो रैंक होल्डर्स हैं, अलग अलग तरीके के रिवार्ड्स जो लेते हैं, उनको यहाँ पर आके या बुला के उनका रिकॉग्नाइज करना, उनके जो कार्यशैली है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उनसे सीखना, ये सिलसिला हम लोगों ने 1 साल पहले स्टार्ट किया था। और ये करीबन 1 साल से हम लोगों ने 10-15 ऐसे अचीवर्स को एक महीने में कई बार 1 या 2 या कई बार 3 भी हम लोगों ने यहाँ पर उनसे रूबरू में बात किया हुआ है। और उनके लाइफ से, उनके अनुभव से, उनकी जो काम करने की स्टाइल है, उनसे हम लोग सीखने के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। दोस्तों,
अगले 45 मिनट्स तक इस वेबिनार में बने रहिएगा। और अगर आप रहेंगे और उनके एक एक शब्दों को, उनकी जो सोच है, उनकी जो रणनीति है, उसको अगर आप बारीकी से मतलब सोचेंगे, समझेंगे, तो आपके काम करने के स्टाइल में भी आपको कुछ प्रेरणा उनसे मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगा, कुछ आइडियाज, कुछ सोच आपको मिलेगी, जिससे कि आप इस वेबिनार का पूरा लाभ उठा सकते हैं। और यही है जिंदगी। कभी खुशी, कभी गम, कभी ऊपर नीचे, कभी आगे पीछे, ये सभी होता रहता है। लेकिन अडेप्ट करना, सिचुएशंस को समझ के, परख के, उसके तहत जिंदगी में अपने कदम को आगे बढ़ाना, यही है जिंदगी का सफलता का राज। तो दोस्तों, आज आपके बीच में मैं सबसे पहले पेश करना चाहता हूं जो आज दो नौजवान हैं जो एसएचपीएल में जुड़ने के बाद में 1 साल भी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया हुआ है और अच्छे मुकाम में वो काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा फाउंडेशन, बहुत भद्र स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उन्होंने डाला हुआ है। तो आपके बीच में मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं, आज के 2 चैंपियंस हैं, लेकिन पहला चैंपियन जिसको मैं बुलाना चाहता हूं, और वो है मिस्टर राहुल दोसा। सो राहुल दोसा को मैं स्क्रीन में जब आपको पेश करूंगा, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। सो राहुल सर, आप अपना वीडियो को अगर ऑन करेंगे तो आपको स्क्रीन में मैं शेयर करना चाहता हूं। सो सबसे पहले राहुल दोसा एसएचपीएल के माध्यम में बहुत ज्यादा समय उनको नहीं हुआ है, 1 साल से भी कम हुआ है, और 1 साल में उन्होंने ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर का रैंक, और अभी फ्रीडम ऑफर में, फ्रीडम प्लान के तहत उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की हुई है। सिर्फ 2 महीने के अंदर करीब करीब यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जितना करीब वो पहुंच गए हैं। सो राहुल सर, आपका इस सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन के स्पेशल एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ये सब आपका आशीर्वाद है। और 11 महीने पहले जब आपसे मुलाकात हुई थी दिल्ली केएफसी में, तब आपसे ब्लेसिंग ली थी और मैंने आपको बताया था सर कि एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाने की इच्छा है सर, और एक राइट प्लेटफॉर्म की चाहत है। और उस चाहत में आज से 11 महीने प्लस पेज कुछ पहले एसएचपीएल स्टार्ट किया था। आई एम सॉरी सर, एक सेकेंड, ये हिल रहा है। एसएचपीएल स्टार्ट किया था सर, और आज उसी का रिजल्ट है सर कि ये सब कुछ इतनी जल्दी हो पाया है सर। तो सारा का सारा श्रेय सर एसएचपीएल मैनेजमेंट स्पेशली आपको देना चाहूंगा सर। आपको एज ए मेंटोर एक्सेप्ट किया है और आपसे बहुत सारा डिस्कशन होता रहता है। मैं बहुत सारा समय आपका लेकर रहता हूं, उस वजह से कई बार शायद आपको भी मैं परेशान करता हूँ। बट सर, ये सब कुछ श्रेय सर आपको और एसएचपीएल मैनेजमेंट को ही जाता है सर। सो थैंक यू सो बिल्कुल। मच सर। तो आपके टीम के बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पर आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और पूरे एसएचएल परिवार के बहुत सारे लीडर्स आपको फॉलो कर रहे हैं। राहुल दोसा कौन है, देखने के लिए एकदम बॉलीवुड स्टार लग रहे हैं, हाइट, वेट, पर्सनैलिटी, सब ये लोग तो बता ही रहे हैं, लेकिन आपने अपना परफॉर्मेंस के जरिए आपने अचीवमेंट किया है, ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर को आपने हासिल किया। और अभी तो मतलब जैसे मैंने कहा, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर आप कभी भी बन सकते हैं। लेकिन आपने राहुल सर बहुत ज्यादा टाइम में एक कंपनी को समझना, कंपनी के प्रोडक्ट्स को जानना, कंपनी के सिस्टम को समझना, और उसके बाद में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डालने में ज्यादा टाइम दिया हुआ है। और इससे आई एम श्योर कि अभी आप टेक ऑफ मोड में हैं। सो पहले 6 महीने में आपने क्या किया, मतलब किस तरीके का काम आपने किया, क्योंकि मुझे पता है कि आपका एक्चुअल काम तो स्टार्ट हो गया 4-5 महीने पहले ही। यस सर, यस सर। सर एक्चुअली जब हम एसएचपीएल आए, मैं और रवि जी, तो सर बहुत सारा नुकसान इंडस्ट्री में, पहले मुझे इस इंडस्ट्री में 7-8 साल हो चुके हैं। और 7-8 साल में मैं ये समझ चुका था कि टीम कैसे नहीं बनती है। तो मैं फाइनली उस लेवल पे पहुंच चुका था कि टीम कैसे बनती है सर। तो जब आज से 11 महीने पहले मैंने और रवि जी ने एसएचपीएल करने का निर्णय लिया और एसएचपीएल की शुरुआत की सर, तो मैं और रवि जी पूरी तरह सुनिश्चित थे कि हम किस तरह की टीम बनाएंगे। हम लोग जल्दबाजी की टीम नहीं बनाएंगे। हम ऐसी टीम नहीं बनाएंगे जिस टीम का रेशो फिर एक बार अप जाने के बाद डाउन आना स्टार्ट हो जाए। हम ऐसी टीम नहीं बनाएंगे जिस टीम में रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा रहे कि भाई आज ये चैलेंज है, आज ये चैलेंज है। हम एक बहुत बड़ी जो ना इमारत बनाने की तैयारी में है। सो पहले हम जो ना शुरुआत के 6 महीने एक ऐसा बेस तैयार करेंगे जिस बेस पे हम 4 मंजिल, 8 मंजिल, 16 मंजिल, 32 मंजिल, 50 मंजिल, 100 मंजिल भी इमारत अगर खड़ी करेंगे तो फिर कोई चैलेंज नहीं आएगा। शुरुआत के 6 महीने जब इस एसएचपीएल में आए तो सर
लोग शायद हमें समझ नहीं पा रहे थे, शायद मैं खुल के कहना चाहूंगा एसएसपीएल मैनेजमेंट की भी एक्सपेक्टेशन हमसे ज्यादा थी। वो भी शायद हमें नहीं समझ पा रहे थे, उनको मानना था कि राहुल अब तक तो business थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए था, अब तक तो ये हो जाना चाहिए था। लेकिन मेरा रवि जी का क्लियर था कि यार हम किसी की एक्सेप्टेशंस के लिए बिजनेस नहीं बनाएंगे, हम हमारे परिवार के लिए और हमारी टीम के परिवार के लिए बिजनेस बनाएंगे। और उसका फाउंडेशन बनाने के लिए 6 महीने लगे, 7 महीने लगे, जो भी लगे, पहले एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएंगे, देन उसके बाद बिजनेस को ग्रो करेंगे। 90% लोग क्या करते हैं सर कि टीम को इतनी जल्दी मतलब फेसबुक पे आने की इच्छा की वजह से, फेसबुक पे चेक डालने की वजह से, या मार्केट को दिखाने की वजह से टीम बनाते हैं, और उस चक्कर में जल्दबाजी में कुछ रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। लेकिन मैं और रवि जी फेसबुक से गायब, इंस्टा से गायब, एनी सोशल मीडिया प्रमोशन से गायब। एक ही फोकस था कि पहले शुरुआत के 6 महीने फाउंडेशन बनाएंगे। और सर शुरुआत के 6 महीने हम दोनों ने मिलकर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया। एक ऐसा फाउंडेशन जिस फाउंडेशन के ऊपर 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ बीवी टिकाया जा सके सर। और जब बिल्कुल। वो 6 महीने का फाउंडेशन तैयार हो गया सर, तो हम लोगों ने लास्ट अप्रैल में, मैंने और रवि जी ने अपनी टीम से कुछ लीडर्स, कुछ हीरे निकाले, जिनका हमें ये लगता था कि इनकी रैंक मैटर नहीं करती, बट इन बंदों में दम है, इनके अंदर जुनून है, ये अपने और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे 25 लोगों को छांटा गया। और अगर वो 25 लोग अभी भी मुझे सुन रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा लव यू यार, है ना, आप लोग डिजर्व करते हैं। मैंने ऐसे ही आपको नहीं छांटा था, रवि जी ने वैसे ही आपको फाइनलाइज नहीं किया था। 25 लोगों को छांटा सर, और छांटने के बाद फिर फाइनली मई मई 2024 में सर एक्चुअल में हमने टाइगर टीम की एक नींव रखी। उस दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ये वाला टारगेट लेंगे अपने लिए। कंपनी की एनिवर्सरी थी अगले महीने, हमने बोला हम इस एनिवर्सरी की तैयारी नहीं करेंगे, हम इससे अगली एनिवर्सरी की तैयारी करेंगे। और उस दिन 12 महीने का एक खाका तैयार किया। और 12 महीने का खाका तैयार करने के बाद सर सारे लोगों ने मुट्ठी भींची, सीरियस हुए। और मैंने वो बात गोपाल सर को भी शेयर की। और गोपाल सर को भी ट्रस्ट नहीं था कि शायद इतना बड़ा टास्क ये टीम कर पाएगी, क्योंकि सर अप्रैल में ज्यादा बीवी नहीं था, अप्रैल मई में सिर्फ 2 लाख बीवी की मैचिंग थी। मैं सबको बताना चाहता हूं ताकि लोग सीख सकें, इंस्पायरिंग तो शायद नहीं बोलूंगा, सीख सकें कि 2 लाख बीवी पे रहते हुए हम लोगों ने 1 करोड़ बीवी का टारगेट सेट किया। 1 CR, आज मैं पहली बार ओपनली बता रहा हूँ, नहीं तो मैं किसी को नहीं बताया। हमने प्लान किया कि हम कंपनी की अगली एनिवर्सरी पे 1 करोड़ बीवी प्लान करेंगे सर, 2 लाख बीवी पे रहते हुए सर। गोपाल सर के सामने जब ये प्रपोजल रखा तो गोपाल सर भी शायद पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे कि यार 2 लाख बीवी करने वाले बच्चे 1 करोड़ बीवी की बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि यार पहले 5 लाख बीवी तो मैच करो। बट हम श्योर थे सर कि हम फाउंडेशन बना चुके थे, अब हमें पता था कि अब 2-4 लाख, 5 लाख बीवी मैटर नहीं करता, अब तो जब चाहेंगे तब छक्का मार देंगे सर। और उसका रिजल्ट सर आपके सामने है। कंपनी के टॉप 6 लोगों में चेक आ गया है, कंपनी के टॉप 6 लोगों में परफॉर्मेंस आ गई है सर, आप ही ने भेजा था स्क्रीनशॉट कि सीधा छक्का मारा है सर। तो सर मैं कहना चाहूंगा कि शुरुआत के 6 महीने पहले फाउंडेशन बनाया सर, सिंपल सर। बिल्कुल बिल्कुल। फाउंडेशन बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब फाउंडेशन स्ट्रांग बनता है, छोटा आंधी तूफान ये वगैरह छोटा छोटा कुछ भी आ जाएगा तो वो डेफिनेटली वो उसको कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। फिर भी मैंने आपको ये सवाल पहले ही पूछा कि भाई 6 महीने में आपने क्या किया, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर आपने टॉप 30 में, टॉप 10 में अपनी जगह बना लिया है। लास्ट मंथ में हमारी स्टीयरिंग कमेटी जो है, जो उसका गठन अभी हम लोगों ने नए तरीके से किया है, तो सितंबर मंथ में आपका उसमें टॉप 10 के अंदर ही नाम है। लेकिन हम राहुल दौसा को एज अ पर्सन जानना चाहते हैं, थोड़ी परिचय अपना दे दें। मुझे ये सवाल पहले पूछना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने पूरा मतलब सीधा सा काम करने के स्टाइल में, या क्या आपने पहले 6 महीने किया इसके बारे में बात किया। तो राहुल दौसा कौन है, कहाँ आपकी जन्म हुआ, कहाँ आपकी पढ़ाई हुई, क्या आपने पढ़ाई की, और उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे। तो आप हम आपकी पर्सनल फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा जानना चाहते हैं। यस सर, थैंक यू सो मच सर। सर एक्चुअली मैं प्रॉपर दिल्ली एनसीआर से ही हूँ, दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद से प्रॉपर बिलोंग करता हूँ। गाजियाबाद में एक गांव है, मेरा जो सरनेम है सर वो मेरे गांव का नाम है। मैंने मेरा कोई सरनेम वैसे यूज नहीं किया है, जो मैं दौसा यूज करता हूँ वो मेरे गांव का ही नाम है सर। सो वहां से मेरा गांव है गाजियाबाद में। और मैं एक किसान परिवार से आता हूँ सर, पापा जी किसान थे। और किसान परिवारों में अक्सर बच्चों को पढ़ा लिखा करके एक ही सपना सिखाया जाता है कि भाई सरकारी जॉब की तैयारी करो, पढ़ो लिखो, सरकारी जॉब की तैयारी करो। मिडिल क्लास फैमिली थी या लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी सर, ऐसा नहीं था कि खाने पीने के लालच थे, ऐसा कुछ नहीं था, किसान परिवार से थे। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत सारी इच्छाएं बिल्कुल जिधर चाहे उधर घूम जाता है, ऐसा कुछ नहीं था, लिमिटेड फैमिली थी। सपना दिखाया गया कि सरकारी जॉब की तैयारी करनी है, पढ़ाई लिखाई करी सर, 12th किया, 12th के बाद ग्रेजुएशन का फॉर्म डाला।
और उसके साथ साथ अपनी सरकारी जॉब की तैयारी शुरू करी, 3-4 साल तैयारी करी, 3 साल नेट तैयारी करी सर। बट सिलेक्शन कहीं हो नहीं पाया। फाइनली एक यूपी पुलिस में सिलेक्शन होने जा रहा था। वो वैकेंसी मायावती जी चुनाव हार गई थी और अखिलेश जी चुनाव में जीत के आ गए थे। तो अक्सर गवर्नमेंट एक दूसरे के डिसीजंस को ब्रेक करती है। उन्होंने उस पुरानी भर्ती को स्थगित कर दिया जिसमें फाइनल सिलेक्शन हो चुका था। और उसके बाद मेरा दिल थोड़ा सा खराब हो गया। मैंने कहा नहीं यार, अब मैं तैयारी ही नहीं करूंगा। और मैंने छोटा मोटा इधर उधर जॉब करना स्टार्ट किया, क्योंकि उसी दौरान पापा जी का स्वर्गवास हो गया सर अचानक से। उनको हार्ट फेल हुआ। और उस दौरान घर के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी, दीदी बड़ी थी, छोटा भाई था एक, है ना, और मम्मी थी, तो परिवार की जिम्मेदारी कंधों पे आई और उस दौरान परिवार को संभाला, मेहनत की, छोटी मोटी जॉब की। उस टाइम जो भी मैं जॉब कर सकता था मेरे हिसाब से। उसी दौरान मेरे टच में एक मेरे रिलेटिव आए। उन्होंने मुझे समझाया कि यार जॉब वॉब से कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ अपना बिजनेस के बारे में सोचो। बिजनेस का बजट नहीं था सर, क्योंकि बिजनेस के लिए पैसे लगते हैं, पैसे इतने थे नहीं। बट कहीं से जुगाड़ करके, कर्ज लेके, घर का कुछ पशु वगैरह होते हैं गाँव में किसानों के पास, वो सेल करके एक छोटा सा सीमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया। सीमेंट के बिजनेस को करते करते धीरे धीरे सर जरूरतें पूरी होने लगी, सब कुछ मतलब जो जीवन में था कि ये नहीं यार 10-5 हज़ार रुपए में लाइफ नहीं ब्रेक कर चलानी है, तो एक अच्छा पैसा मैं सीमेंट के काम से बनाने लगा। उसी दौरान जो मेरी यूपी पुलिस की वैकेंसी में चैलेंज आया था सर, वो वैकेंसी अखिलेश यादव जी ने भी वापस आके ऑन कर दी कि ठीक है, जिन लोगों के सिलेक्शन हुए थे वो आ सकते हैं। मेरे को कॉल लेटर आया। और सर उसी दौरान मेरी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग आया। मैं मेरी शॉप पे बैठा हुआ था, तो उसी दौरान नेटवर्क मार्केटिंग आया। तो तीन तीन अपॉर्चुनिटी मैं एक साथ लेके चल रहा था। तो सर किसान परिवार से हूँ, सरकारी जॉब की तैयारी करी, इससे पहले सीमेंट का बिजनेस था, सीमेंट के बिजनेस को करते करते यूपी पुलिस की जॉब का भी लेटर आ गया और उसी दौरान सर डायरेक्ट सेलिंग मिली सर। अ, क्या बात है, आपकी लाइफ स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। और बहुत सारे पर्सनल चैलेंजेस होने के बावजूद भी आपने जो एक हिम्मत दिखाई, एक अपना कंपोजर दिखाया, ये डेफिनेटली बहुत प्रशंसनीय है। मैं आपके साथी और आपके साथ लगातार काम करने वाले जो आपके भाई हैं, मिस्टर रवि सिंह, जो आज के इस मंथ के चैंपियन ऑफ द मंथ के दूसरे व्यक्ति हैं, तो उनको भी अभी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। सो रवि सर, आप अभी हैं स्क्रीन में, तो आपको भी एज ए चैंपियन ऑफ द मंथ इस सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। तो पहले आपको तो हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि इस एपिसोड में, इस एक स्पेशल वेबिनार में आज आप एक स्पेशल गेस्ट हैं, आपका कैसा फीलिंग है, क्या आपको लग रहा है? थैंक यू वेरी मच सर। फीलिंग बहुत गुड है हमारी, क्योंकि आप अगर हमें होस्ट कर रहे हैं तो फीलिंग गुड होनी है हमारी। और आप आज से ही नहीं, हमें पिछले 10-11 महीने से होस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ जैसे राहुल जी ने बताया, पहली मुलाकात हमारी केएफसी में हुई थी। और एसएचपीएल में हम लोग आए थे और एक बहुत ही उम्मीद के साथ हम लोग आए थे कि कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। और जब आपसे पहली बार मुलाकात हुई हमें, तो अंदर से एक मजबूती आई, अंदर से एक होप आई थी हमें कि नहीं यार, वास्तव में यहाँ कुछ बड़ा होगा और कुछ अच्छा हम लोग कर जाएंगे। और वहीं से फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस बार काम ऐसा बनाएंगे कि देखने और दिखाने लायक होगा। और धीरे धीरे करके हमने जैसा कि राहुल जी ने अभी बहुत सारी चीजें आपके सामने रखी, तो उसी तरह से हमने काम बनाना शुरू किया। और यहाँ तक हम लोग आज चल पहुंच गए हैं। तो इसमें बहुत बड़ा बिल्कुल। योगदान आपका है और एसएचपीएल मैनेजमेंट का है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वो एक्नॉलेज करने के लिए। ये आपका बड़ा दिल, बड़ापन दिखाता है और एक तरीके से सबमिशन मोड में रह के कोचेबिलिटी दिखाता है। रवि जी, आपका भी थोड़ा सा हम लोग परिचय जानना चाहते हैं कि यस। आप कहाँ से हैं, क्या आपने पढ़ाई की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के पहले आपका क्या प्रोफेशन था, क्या आप कर रहे थे? सर मैं रहने वाला यूपी का हूँ, उत्तर प्रदेश में। हाथरस एक जिला है, आगरा के बिल्कुल पास पड़ता है, वहां का मैं रहने वाला हूँ। लेकिन मेरी जो शिक्षा हुई है, पढ़ाई मेरी हुई है, वो राजस्थान से हुई है। जन्म मेरा यूपी में जरूर हुआ है, लेकिन मेरा राजस्थान से शुरू से पढ़ा हूँ, क्योंकि मेरे फादर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में राजस्थान में जॉब किया करते थे। तो बचपन से मेरी एजुकेशन वहीं हुई, राजस्थान का मेरे अंदर कल्चर था, सब कुछ मेरे अंदर वहीं था। मैं कई बार बहुत सारे लोगों की स्टोरियां सुनता हूँ कि जिंदगी में उन लोगों के बहुत तकलीफें थी, बहुत दुख थे, कुछ बहुत सारे दर्द थे, कई सारे लोग गरीबी से निकल के आते हैं। तो मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं था, मैंने जीवन में कभी गरीबी को फील ही नहीं किया कि गरीबी क्या होती है। सब कुछ मिल जाता था, जो मांगते थे वो चीजें मिल जाती थी। लेकिन ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे मन में, जब से मैंने थोड़ी समझ मेरे अंदर आई थी 9वीं 10वीं क्लास से, तो अंदर एक बात चलती थी हमेशा कि कुछ करके दिखाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे। ऐसा अंदर से भावना आती थी। हम मिडिल क्लास परिवारों से बिलोंग करते हैं, तो शुरू से हमारे अंदर ये कल्चर डाला गया कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी नौकरी अगर तुम्हें मिल गई तो तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी।
इस तरह का कल्चर हमारे अंदर शुरू से डाला गया, ये थॉट डाला गया। जब भी किसी रिश्तेदारी में जाते थे, किसी शादी में जाते थे, कहीं भी किसी से मिलना होता था, तो सब यही समझाते थे बिठा के कि भैया अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लोगे, अच्छी नौकरी लग जाएगी। देखो फलाने को, देखो उसकी नौकरी लग गई, फलाना देखो वो इंजीनियर बन गया, फलाना वो बन गया। ऐसी स्टोरियां सुनाई जाती थी। तो पता नहीं क्यों मैं शुरू से ऐसी स्टोरियों से इंस्पायर होता ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि फलाना ये हो गया तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मैं कभी नहीं होता था। अंदर से एक भावना रहती थी कि कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। अब ये नहीं पता था कि करके क्या दिखाना है, ये कुछ भी नहीं पता था करके क्या दिखाना है। 10th क्लास पास किया, सबका प्रेशर था कि मैथमेटिक्स लेनी चाहिए, और क्योंकि हमारे परिवार में सब लोग इंजीनियर हैं तो तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए, इंजीनियरिंग में ऐसा होता है वैसा होता है, तो मैंने मैथमेटिक्स ले लिया। मतलब मेरी तरफ से कोई सोचा हुआ, मतलब मेरी तरफ से कोई विचार नहीं था कि मैं मैथमेटिक्स लूं, लेकिन इस चक्कर में मैथमेटिक्स लिया। 10th 12th पास किया। देन उसके बाद में मुझे इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा भेजा गया। वहां मुझे जब भेजा गया, मुझे आज भी ध्यान है, मेरे फादर, मैं पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट रहा सर, कभी मैंने कोई बहुत ज्यादा टॉप या कुछ किया नहीं। तो मेरे फादर मुझे जब ट्रेन में बिठाने आए थे तो मुझे एक बात समझाई थी उन्होंने कि बेटा जिंदगी का तेरा ये लास्ट चांस है। अगर तूने मेहनत कर ली और अगर तेरा अच्छा सिलेक्शन कहीं हो गया तो तेरी नौकरी पक्की हो जाएगी, नहीं तो जिंदगी में कुछ करने लायक नहीं रहोगे, छोटे मोटे काम करके जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। ये बात मेरे दिमाग में इतनी अंदर तक फिट हो गई थी कि मैंने कोटा जाने के बाद 7-8 महीने तैयारी की, और बहुत जबरदस्त तैयारी करके 954 रैंक आरपीटी राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट हुआ करता था उस समय पे। तो करीब 1.5-2 लाख बच्चे उसमें बैठते थे, वहां लगभग 900 के आसपास मेरी रैंक आई, और अच्छा कॉलेज मुझे मिला, और कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट सीट मिली, और मैं पहुंच गया अजमेर, अजमेर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। और वहां से मेरी पढ़ाई शुरू हुई। और पहला साल मेरा जैसे ही निकला तो मुझे लगा कि अब नौकरी पक्की है, लेकिन पहला साल कंप्लीट होते ही लगने लगा कि यार यहाँ भी कोई चांस नहीं है नौकरी का, कोई पता नहीं कि क्या होगा करियर का। तो ऐसे करते करते 4 साल निकल गए, बीटेक पूरी हो गई, देन उसके बाद में प्लेसमेंट हुआ और जॉब करने लगे। जब जॉब करने लगे तो शुरुआत के कुछ दिन थोड़ा सा मजा सा आने लगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद में जिंदगी थोड़ी नीरस सी होने लगी, ऐसा लगा कि जिंदगी में से रस निकल गया हो। और ऐसे ही बस चलते रहे चलते रहे। एक दिन मेरी जिंदगी में मेरे घर झाड़ू पोछा करने के लिए एक लेडीज आया करती थी। उस लेडीज ने मुझे बोला कि बहुत अच्छा काम है, आप कर सकते हो, और संडे संडे अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 1-2 हफ्ते मैंने उसको इग्नोर किया, लेकिन एक दिन उसने जब ज्यादा फोर्स किया तो मैं संडे के दिन उसके साथ एक सेमिनार में गया। और सेमिनार में जाने के बाद एक स्टेज से एक इंसान था जो बात कर रहा था कि जिंदगी में नेटवर्क बनाना चाहिए, नेटवर्क बनाने से ऐसा होता है वैसा होता है। तो पहली बार मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नजदीक से देखा। और समझ में पहले दिन कुछ नहीं आया, लेकिन अंदर से एक फीलिंग आ गई थी कि शायद इस काम से मेरी जिंदगी में कुछ हो सकता है जो मैं सोचता था। फिर मैंने वहां से लौटा, और लौटने के बाद जो इंसान स्टेज से बात कर रहा था उस व्यक्ति का मैंने समय लिया, और समय लेके उससे मैंने बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारे जवाब उन्होंने मुझे दिए। उन्होंने बोला कि आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से कोई बुक खरीद लेना, उसके अंदर पढ़ना। क्योंकि मेरा उनसे सवाल था कि जितनी बातें आपने आज मुझे बोली हैं, स्टेज से बोली हैं, ये कहीं लिखी हैं क्या? क्योंकि मैं टेक्निकल स्टूडेंट था और मुझे आंकड़ों पे और लिखी हुई चीजों पे थोड़ा ज्यादा भरोसा था। मैंने उनसे पूछा कि कहीं लिखी हुई है क्या ये चीजें? उन्होंने बोला रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से कहीं भी आप नेटवर्क मार्केटिंग टाइटल की एक किताब खरीद लेना और उसको पढ़ लेना, आपको बात समझ में आ जाएगी। 1-1.5 महीने के बाद मैंने स्टेशन से एक किताब खरीदी, उसको जब पढ़ा तो रियलिटी सर, मैं जब किताब को मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद जब कुछ आंकड़े मुझे उस किताब से समझ आए, मेरा दिमाग बिल्कुल ऐसे खुल गया जैसे ठंड के टाइम में आदमी अगर विक्स लगा ले नाक में तो एकदम नाक खुल जाती है, वैसे मेरा दिमाग खुल गया। और धीरे धीरे करके मेरा इस इंडस्ट्री को लेके विजन क्लियर हुआ। और जब से मैं इस इंडस्ट्री का मेरे अंदर विजन बना, उस दिन से लेके आज तक कभी किसी ने मुझे मोटिवेट नहीं किया कि धीरे धीरे करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। और धीरे उसके बाद में हम इस इंडस्ट्री में आ गए और ताकत के साथ हमेशा हमने काम करना स्टार्ट क्या किया बात सर। है, मतलब एक इंजीनियर होने के बावजूद भी एक घर में काम करने वाले एक डोमेस्टिक वर्कर हाउस मेड के रेफरेंस से आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं और एक सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति होके आज इतना बड़ा अचीवमेंट कर रहे हैं। और आप, मैंने आपको देखा है आपके टीम में जिस डिसिप्लिन के साथ, जिस सिस्टम के साथ आप दोनों तैयार हो रहे हैं, अपना मतलब तैयार कर रहे हैं अपने टीम को। तो हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे अगले आधे घंटे में, लेकिन मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ, आपने इंडस्ट्री में जो भी टाइम समय साथ में बिता दिया है, उसमें कभी आप अपलाइन रहे हैं, कभी राहुल सर अपलाइन रहे हैं, या मतलब इस तरीके का आपका थोड़ा सा एक जोड़ तोड़ या काइंड ऑफ एडजस्टमेंट या एक एक तरीके का अलाइनमेंट आपका होता है? तो आपको जैसे मैं देखता हूँ हर बार मुझे ऐसा लगता है कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है, या मतलब जिस तरीके की जोड़ी के बारे में बात करते हैं, तो ये एक दूसरे को समझना और साथ में काम करना ये कैसे पॉसिबल हो रहा है?
राहुल जी, आप पहले जवाब दे दीजिएगा कि कैसे आप लोग इतना एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं और रवि जी अपने बारे में बहुत कम बातें करते हैं सर। हालांकि हम दोनों को डर रहता है कि यार अपने बारे में हम जितना कम बताएंगे ना, लोगों का ध्यान हम पे उतना कम जाएगा और हमारी जोड़ी ऑलवेज बनी रहेगी, है ना सर। कई बार नजर लग जाती है जोड़ी को सर। बट आपने पूछा है तो मैं बताऊंगा सर। एक्चुअली दोनों जब साथ में आए सर, तो कभी कोई अपलाइन कभी कोई डाउनलाइन नहीं रहा। हम दोनों ऑलरेडी कॉलाइन थे एक कंपनी के अंदर, लास्ट प्लेटफॉर्म, और वो कंपनी बुरी तरह से कोलैप्स हो गई, बंद हो गई। और रवि जी अलग ग्रुप में थे, मैं अलग ग्रुप में था। जब वो कंपनी खत्म हो रही थी, तो उस कंपनी के खत्म होने से 6 महीने पहले हमारी कोशिश ये थी कि शायद कंपनी सरवाइव कर जाएगी तो हम दोनों काम कर लेंगे साथ में मिलके। तो मैंने रवि जी को फोन किया था, हेलो रवि जी क्या हाल। हमारी बातचीत पहले हाय हेलो रहती थी। मैंने बोला रवि जी यार आज की डेट में कंपनी के हालात अच्छे नहीं है और सारे लोग 1 to 1 करके कहीं ना कहीं खत्म से हो रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम दोनों साथ आ जाते हैं। और मैं आज ये बात भी खुल के बता देता हूँ रवि जी को, पूरी मैंने इस तरह की भी एक फ्रीडम अपनी तरफ से दी थी कि रवि जी मुझे ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को अपलाइन एक्सेप्ट करो, आप चाहो तो आप भी अपलाइन बन सकते हो। रवि जी भी जब बात करेंगे तो बताएंगे इस बात को। लेकिन उनका बड़प्पन है सर, उन्होंने एज ए ब्रदर जिस भी तरीके से उन्होंने सही समझा, उन्होंने बोला नहीं राहुल जी आप ही रहो। और हम दोनों साथ में आए सर, साथ में आके हमने काम करना स्टार्ट किया। बट फिर भी वो कंपनी सरवाइव नहीं कर पाई और हमें फाइनली बहुत बड़ा झटका लगा इंडस्ट्री का। क्योंकि आज से सर 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले 2 लाख रुपए का चेक था, 3.5 साल पहले। और कैरियर बहुत सही दिशा में जा रहा था। एक डिसीजन की वजह से सारी चीजें बिगड़ गई। सैम रवि जी का भी था, वो बताएंगे अपने बारे में, लेकिन सैम था उनका कैरियर भी चढ़ता हुआ था। बट उस प्लेटफॉर्म पे आने से उनका भी बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो सर हम दोनों जो ना, दोनों टूटे हुए थे अंदर से कि नहीं यार, और दोनों को जो ना माइनस माइनस मिलके हम प्लस हो गए। और हमने बोला कि अब एक ऐसा संगठन बनाएंगे ना यार, कि ये चीजें जिंदगी में हमारी टीम में किसी को नहीं भुगतनी पड़े, ऐसा डाउन फॉल, ऐसे अप एंड डाउन किसी को ना भुगतने पड़े। इस बात को लेके तो सर एक साथ हुए थे। अब बात करते हैं एक दूसरे का रेस्पेक्ट, सम्मान और ऑलवेज एक साथ रहने जैसी चीजें। तो सर इसका सबसे बड़ा मैं श्रेय अगर देना चाहूंगा तो सर इसका सबसे बड़ा श्रेय है कि पारदर्शिता। हम दोनों अपने बीच में इस लेवल की पारदर्शिता रखते हैं, इस लेवल की पारदर्शिता रखते हैं कि बेहद लेवल की पारदर्शिता। क्योंकि हम एक छोटी से छोटी सी चीज है, वो रवि जी मेरे को अपडेट कर देते हैं, मैं रवि जी को अपडेट कर देता हूँ। और सोच इतनी लॉयल है एक दूसरे के लिए कि 100 200 500 1000 रुपए तो छोड़ दीजिए, लाखों रुपए के मैटर हुए हैं सर। कई बार कहीं से ऑफर भी हुए हैं, लेकिन आज तक एक दूसरे को चीट करने जैसा कुछ सोचा नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल हैं सर। और जब मैं एक बात बोलना चाहूंगा और लोगों को भी, आप अपनी टीम में जोड़ी बनाइए। जोड़ी बना लेंगे लेकिन जोड़ी टिकेगी लॉयलिटी पे। जब तक आप अपने जोड़ीदार को लॉयलिटी नहीं देंगे ना, आप देख लीजिए वाइफ हस्बैंड की जोड़ी होती है, अगर लॉयलिटी खराब हो जाए तो जोड़ी खराब हो जाती है। भाई भाई की जोड़ी होती है, जब भाई भाई के बीच में लॉयलिटी खराब हो जाती है, एक दूसरा भाई एक दूसरे भाई से कुछ पर्दा रखने लगता है या पैसे के लेन देन में दिमाग लगाने लगता है, तो चीजें थोड़ा सा खराब हो जाती हैं। ऐसे ही सेम नेटवर्क मार्केटिंग की जोड़ी होती है। आप जिस व्यक्ति के साथ जोड़ी बनाए हैं, आप उसके साथ सुपर्ब लॉयल्टी रखिए, सुपर्ब लॉयल्टी। छोटी चीजें दिमाग से निकाल दीजिए, 10,000 20,000 50 लाख 2 लाख टाइप की, और सुपर लॉयल्टी रखिए, आप बहुत आगे जाएंगे। तो सर यही है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं बेहद, बहुत ज्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ज्यादा। और आज तक हम दोनों को साथ में आए हुए लगभग आई थिंक 2.5 साल हो गया है। बट आज भी दोनों के बीच में कल्चर है, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो मेरा नाम नहीं लेते, राहुल जी, रवि जी। नहीं तो 2 2.5 साल की यारी दोस्ती में अक्सर ये जी पी उड़ जाते हैं। बट हम दोनों एक दूसरे का सम्मान उतनी शिद्दत से करते हैं सर, और ये ऑलवेज बना रहेगा। क्या और बात। इसका सबसे बड़ा श्रेय पार्टनर को जाता है, रवि जी को जाता है। वो भी इतने अच्छे हैं कि तभी शायद मैं भी इस जोड़ी को निभा पा रहा हूँ सर। तो उनका इसमें बहुत बड़ा हाथ है सर। बिल्कुल, आपने बहुत एक ही शब्द में इसको बता दिया कि भाई पारदर्शिता या एक तरीके से लॉयल्टी है, लेकिन इसमें जी। आती है एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के या प्रति एक रेस्पेक्ट जो आप जताते हैं, एक ऑनेस्टी होती है। और जो व्यक्ति दूसरों को रेस्पेक्ट करना जानता है, उसको रेस्पेक्ट मिल जाती है। और यही छोटी छोटी चीजों को हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिखाया जाता है। रवि जी, मैं आपको ये सवाल पूछूंगा, थोड़ा सा अलग सवाल है कि आपका टीम यस। का नाम है टीम टाइगर। तो क्या मतलब ये टाइगर का जो जिंदा दिल जो है, या टाइगर की जो करेज है, तो ये आप दोनों में है, और इसी की वजह से आप मतलब किसी से भी टक्कर लेके कोई भी नेगेटिविटी आ जाएगा, कोई भी फाइनेंशियल सिचुएशन आ जाएगा, उसका सामना करके आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो टीम टाइगर ये नाम कैसे आ गया? सर टीम टाइगर
ये जो नाम है ये कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। एक चीज बोली जाती है दुनिया में कि राहुल जी मेरे साथ जब आए और हम दोनों जब एक दूसरे के साथ हुए तो हम दोनों ने काम करना स्टार्ट किया। हालांकि हमारा पुराना कल्चर सेम था, और साथ भी आज हम दो हैं, दोनों साथ हैं पिछले 2.5-3 साल से। उसके पीछे बहुत बड़ा इसका भी मैटर करता है कि हमारे पारिवारिक संस्कार भी ऐसे हैं कि जीवन में अगर आप पे किसी ने भरोसा कर लिया तो जान चली जाए, लेकिन भरोसा नहीं जाना चाहिए। तो वो कल्चर हमारे अंदर शुरू से है और दोनों के परिवार में है, उसकी वजह से हम लोग साथ हैं। साथ आए और साथ आने के बाद बोलते हैं, नेपोलियन भी बोलते हैं कि अगर दो लोग एक दिमाग वाले और साथ आ जाएं और एक लक्ष्य के लिए लग जाएं तो फिर वो मतलब दुनिया के अंदर कुछ अद्भुत कर सकते हैं। तो हम इस तरह से साथ आ गए। और टाइगर टीम, बहुत सिंपल सी बात है कि टाइगर मतलब ऐसी दहाड़ की जहां टाइगर ने दहाड़ दिया और सब कुछ साइलेंट हो जाए। तो ये टाइगर टीम उस दहाड़ के लिए स्टार्ट हो चुकी है, और आने वाले टाइम में ये टाइगर टीम जब दहाड़ना शुरू करेगी फिर बाकी की आवाजें आना बंद हो जाएगी। तो टाइगर हमारा अंदाज शुरू से काम करने का वही रहा है, टाइगर वाला अंदाज। तो हमने बिल्कुल ऐसे ही, यूं कोई मतलब बहुत बड़ा लॉजिक नहीं इसके पीछे, बस एक यूं ही नाम रख दिया, हमारे अंदर टाइगर वाली दहाड़ है तो हमने मतलब टाइगर नाम रख मतलब दिया हमारा टाइगर। काम, मतलब हमारा काम करने का तरीका रवि भाई टाइगर जैसा है ना, यस, मतलब हमारा शिकार हमारा है, बात खत्म करेंगे, बात खत्म। या तो नंबर वन या ओनली वन, बात खत्म, जंगल में अपना ही राज रहेगा, बात खत्म। अंदाज टाइगर जैसा है, तो टीम का नाम टाइगर टीम है सर। क्या बात है, मतलब टाइगर जब होता है तो वहां पे आता है बात लीडरशिप की, और जब लीडरशिप जहां पे होता है तो वहां पे उनके होते हैं फॉलोअर्स। सो डायरेक्ट सेलिंग में हमारा स्ट्रेंथ होता है कि हमारा नेटवर्क, हमारा टीम, और यही क्वालिटीज को लेके हम हमारा टीम को, हमारे नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, और आगे जाके हमारे रैंक्स, हमारे वीकली मंथली इंसेंटिव्स और आर्थिक प्रगति को हम लोग कर सकते हैं। सो राहुल जी, क्या ऐसा इंस्पायर किया आपको डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए, और इसमें क्या ऐसी खूबी आपने देखी? यस सर, मैं बिल्कुल, जब आप मेरा फैमिली बैकग्राउंड जान रहे थे तो मुझे पूरा आइडिया था कि आप ये सवाल पूछेंगे, इसलिए मैंने उसको आधा ही बताया सर। एक्चुअली जब सर लाइफ में स्ट्रगल आया, मैंने 12th पास आउट किया, तो मेरी 12th पास आउट के बीए फर्स्ट ईयर में मेरे पापा जी का स्वर्गवास हो गया सर। मैं बीए का पेपर दे के जब घर आ रहा था तो पता लगा कि घर पे डेथ हो गई, और ऐसा कुछ एक्सेप्टेशंस नहीं था कि क्योंकि पापा जी पूरी तरह हेल्थी थे, उनको लेटे लेटे हार्ट फेल हो गया सर। सो खैर वो एक टफ टाइम था सर। उस दौरान छोटी मोटी जॉबें करनी पड़ी, घर की सिक्योरिटी एकदम से हिल गई, घर के हालात थोड़े डिस्टर्ब हुए सर उस टाइम। तो उस दौरान जब मैंने छोटी मोटी जॉब करके घर को चलाया, फैमिली को सरवाइव किया, छोटा भाई था वो 5वीं 6ठी क्लास में था, मुझसे बड़ी मेरी दीदी थी, उनकी शादी वादी की चीज जिम्मेदारियां थी, ये सब एक टफ टाइम को करते हुए फाइनली पूरी की। तो जब मैं बिल्डिंग मेटल का बिजनेस कर रहा था सर, तो जो व्यक्ति मुझे प्लान दिखाने आया, तो उस व्यक्ति ने जब मुझे प्लान दिखाना शुरू किया तो मैंने प्लान देखने को भी मना कर दिया था सर। मैंने बोला यार ये सब फालतू के काम है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बट वो जिस व्यक्ति ने उन्हें भेजा था वो मेरे जीजा जी थे। और एक हमारा कल्चर है सर, भारतीय सभ्यता में जो दामाद होते हैं उनका बड़ा सम्मान रखा जाता है। तो उन्होंने मुझे फोन कर दिया कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तू भी ज्वाइन करेगा, बात कर। तो मैंने वो उस बंदे को बोला कि भाई बता कितने पैसे देने हैं। तो उसने मुझसे पैसे नहीं लिए, उसने बोला नहीं सर मैं पैसे नहीं लूंगा, आप इस प्लान को देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको नहीं भी करना तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्लान देखना पड़ेगा। बट उसने मुझसे पैसे नहीं लिए सर। फाइनली मैंने मजबूरी में प्लान देखा, और जब मैं प्लान देख रहा था तो वो बता रहा था ये प्रोडक्ट है, ये है, ये प्लान है, ऐसा कुछ करके। बट सर मेरे सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा था। पहली बार में हर बार आदमी को डायरेक्ट सेलिंग का प्लान समझ में नहीं आता, मुझे भी समझ में नहीं आया। लेकिन लास्ट में जाके 2-3 चीजें सर जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया इस इंडस्ट्री के लिए। सबसे पहली चीज थी सर, उस व्यक्ति ने मेरे को दिखाया अपनी कंपनी के प्लान में लास्ट में ले जाके कि अगर आप हमारी कंपनी में डायमंड बनते हो, सो हमारे यहाँ पे 2 लाख रुपए हफ्ते, 8 लाख रुपए महीने और 1 करोड़ रुपए साल का आता है। और वो 1 करोड़ की जो स्लाइड थी ना सर, वो ऐसे फ्लैक्चुएट हो रही थी, ऐसे बार बार 1 करोड़ रुपए लिखा आ रहा था, ऐसे ऐसे जा रही थी। तो मेरे को आज भी मेरे दिमाग में वो स्लाइड मुझे रिमेम्बर याद है कि 1 करोड़ रुपए। तो सर भूख तो थी, क्योंकि जिंदगी में थोड़े से टफ टाइम देख लिया था, हालात थोड़े अच्छे नहीं थे। तो मेरे को लगा यार मतलब जिंदगी में कोई एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई कह रहा है कि आप साल का 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। तो फर्स्ट रीजन सर। सेकंड रीजन सर, मैं जो ना जितना मेहनती हूं ना, मैं उतना ही लेजी भी हूँ सर। मैं जितना मेहनती हूँ उतना ही लेजी हूँ। मैं मेरी शर्तों पे सोना चाहता हूँ, मेरी शर्तों पे सो के उठना चाहता हूँ। ठीक है। और मेरे से आप फिक्स करके 5 साल मजदूरी करवा लीजिए, 10 साल गधा मजदूरी करवा लीजिए, बट उसके बाद की जिंदगी में मेरी शर्तों पे जीना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने बोला था कि अगर आप इस बिजनेस को 3 से 5 साल ईमानदारी से कर लोगे, तो आपको उसके बाद लाइफ में कोई स्पेशल काम के लिए जाने की जरूरत नहीं है, सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, एक बॉस वाले कल्चर से, लॉस वाले कल्चर से आप बाहर हो जाएंगे। ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैंने बोला भाई 5 साल में मजदूरी करने को तैयार हूं, बट मैं जिंदगी भर आदमी की तरह 9 से 5 की जॉब में जिंदगी लगाने को तैयार नहीं हूं। दूसरा रीजन सर वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड लास्ट रीजन सर जिसने मुझे सबसे ज्यादा टच किया,
मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे समय से पहले, तो उस इंसान ने बताया कि अगर आपने एक अच्छी टीम बनाई और उस टीम में एक अच्छा कल्चर तैयार किया तो इस बिजनेस में सिक्योरिटी भी है। कल भगवान ना करे अगर आपके साथ कोई चैलेंज आ गया, आई एम सॉरी सर कॉल आ गया था, तो उस व्यक्ति ने बताया कि अगर कल भगवान ना करे आपके साथ कोई किसी भी तरह की कोई मिसहैपनिंग हो गई तो कल इस बिजनेस से आपको लगातार पैसा आएगा। इस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा टच किया स्टैन सर, क्योंकि मेरे पापा समय से पहले चले गए थे और मैं अनसिक्योरिटी को समझता था कि एक परिवार का कमाने वाला व्यक्ति अगर चला जाए तो फिर परिवार के हालात बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैंने खुद को रियलाइज किया कि मैं बिल्डिंग मेटल की दुकान पे हूं, बट अगर कल भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया तो मेरी दुकान का शटर कोई नहीं खोल सकता, मेरी मम्मी को इस हिसाब का नहीं पता, मेरे छोटे भाई को कुछ नहीं पता, और किसी को फैमिली में कोई और है भी नहीं। तो आई थिंक कल सिक्योरिटी, जैसे पापा जी चले गए, अगर मैं भी चला गया मे बी, तो परिवार के पास और कोई रास्ता नहीं है। तो उस सिक्योरिटी ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया डायरेक्ट सेलिंग में सर, कि सिक्योरिटी एक बनती है, अगर आप एक अच्छी टीम बनाते हैं तो एक सिक्योरिटी बनती है, कल आपके जाने के बाद भी आपको पैसा आता है। तो सर 3 चीजों ने इंस्पायर किया, अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड टाइम और सिक्योरिटी सर, और इस वजह से सर मैं इस इंडस्ट्री में कूद गया और काम करना स्टार्ट किया सर। बिल्कुल बिल्कुल रवि, सर आपको मैं पूछना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कई बार लोग ये सोचते हैं कि जो खास करके जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पावर समझते हैं, कॉम्पनसेशन प्लान का पावर समझते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई प्रोडक्ट साइड में रख दो यार, मुझे प्लान समझा दो, प्लान समझा दो कि क्या है, बाइनरी है, मैट्रिक्स है, बॉक्स प्लान है, यूनिलेवल है, जनरेशन है, अलग अलग टाइप के जो सेल स्ट्रक्चर रहते हैं। तो आपके हिसाब से प्रोडक्ट्स की अहमियत इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस मॉडल में कितना है? कई बार हम लोग इसको नकार देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अच्छे प्रोडक्ट्स ना होने के बावजूद भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में, या अच्छे प्रोडक्ट्स के, क्वालिटी प्रोडक्ट्स के जो लोग यूज करते हैं उनकी जरूरत है इस इंडस्ट्री में? दुनिया में सर कोई भी काम अगर हम करने जाएंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि उस चीज का बेस क्या है। बेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो कैरियर शुरू हुआ था वो एक ऐसी कंपनी से शुरू हुआ था जहां पे हम सूट बेचते थे। 9,500 रुपए के हम 2 सूट बेचते थे। और हमसे लोग आके पूछते थे कि भैया तुम्हारा मतलब हमें मिलेगा क्या इसके बदले में। तो हम उस आदमी को ये समझाते थे कि सूट को साइड कर, 10,000 रुपए दे के तुझे एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जिससे तेरी जिंदगी बन सकती है। ये काम हम शुरुआत में करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा तो हमें समझ आने लगा कि हर आदमी 10,000 रुपए दे के सूट उसको मिल जाएगा, तो हर आदमी इस इंडस्ट्री में आके बहुत बड़ा कैरियर शायद ना बना पाए। लेकिन ये इंडस्ट्री और ये नेटवर्क, हमारा नेटवर्क हमेशा सरवाइव तभी कर पाएगा जब हमारे पास सामने वाले इंसान को देने के लिए एक बेस्ट चीज हो, ताकि वो नेटवर्किंग ना भी करे तब भी वो आदमी संतुष्ट रहे अंदर से। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट के बिना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वजूद ही खत्म है। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। सारी कल्पनाएं जो होंगी वो डायरेक्ट सेलिंग में अच्छे प्रोडक्ट के बाद होगी। अगर प्रोडक्ट नहीं तो कुछ नहीं, प्रोडक्ट है तो उसके बाद में चीजों को सोचना शुरू किया जा सकता है। तो प्रोडक्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। प्रोडक्ट तो बिल्कुल मस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि कई बार हम लोगों को ऐसे कहते हुए, लोगों को समझाते हुए देखते हैं कि भाई प्रोडक्ट साइड में रख दो, प्रोडक्ट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, हम लोग यहाँ पे कमाने के लिए आए हैं, करियर बनाने के लिए आए हैं। ये बात सब सही है, लेकिन नॉट एट द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स। मतलब यस। प्रोडक्ट्स को आप साइड में रखेंगे, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो केवल एक अगर नेटवर्क बना के आप पैसा कमा रहे हैं, तो दैट इज नॉट द राइट एंड एथिकल वे ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि आज भारत सरकार ने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मजबूती, उसका काम, उसका स्कोप को समझ के, महिला सशक्तिकरण हो, स्किल डेवलपमेंट हो, अच्छे अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता के प्रोडक्ट लास्ट माइल तक लोगों तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया हो, तो बहुत सारी चीजों को साथ में रखते हुए एक ऐसा इंडस्ट्री का एक एक तरीके के आठवां अजूबा है, उसकी स्ट्रेंथ को, उसका पावर स्कोप को समझ के लीगैलिटी में या कोई भी रेगुलेशन वगैरह में वहां पे अभी कोई भी कसरत छोड़ी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अभी आज इस इंडस्ट्री को सही तरीके से रिप्रेजेंट करके इस इंडस्ट्री का रेपुटेशन बढ़ाना और एथिकली लीगली काम करके अपना करियर को बनाने में ही बुद्धिमत्ता है। तो इसके लिए कई बार अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट चलेगा, प्रोडक्ट नहीं भी है चलेगा, ये सभी शॉर्ट टर्म का गेम है, तो इसके लिए SHPL के प्लेटफॉर्म में इस सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन के एपिसोड में जितने भी लोग हम लोगों को सुन रहे हैं, आगे इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ, शॉर्ट टर्म इज ऑलवेज शॉर्ट। वो काफी एक्साइटिंग रहेगा, लेकिन इसमें करियर नहीं बन सकता है। आपका रेप्यूटेशन, आपके संबंध, आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ भी
बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो राहुल सर, आप दोनों इतने यंग हैं, मुझे बताइए कि क्या एक बीटेक किया हुआ इंजीनियर डायरेक्ट सेलिंग को अपना रहा है, आप एक आपको एक बहुत यंग टाइम में ऐसी जिम्मेदारी आ गई कि भाई वो आपको घर संभालना है, आपके छोटे भाई को संभालना है, तो क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करियर कर सकते हैं नौजवान लोग, यूथ जो ग्रेजुएट्स हैं या अंडर ग्रेजुएट्स हैं, वो क्या एक करियर बना सकते हैं इस इंडस्ट्री में? आपको क्या एक कॉन्फिडेंस आया हुआ है? यस सर, श्योर। मैं बताना चाहूंगा सर, मेरी लाइफ में मेरे जितने भी अचीवमेंट हैं, गाड़ी, घर, शादी, गोल्ड, प्रॉपर्टी, गांव का मकान रेनोवेट किया है, आप ये समझ लीजिए सर, घर में जो भी कुछ है वो नेटवर्क मार्केटिंग से बनाया है, सब कुछ, एवरीथिंग। और मैं इस इंडस्ट्री में सर, मैं इस इंडस्ट्री में पहले दिन से फुल टाइम आ गया था। हालांकि मैं लोगों को कहना चाहूंगा, शुरुआत में इस इंडस्ट्री को पार्ट टाइम में कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा बनाइए, देन उसके बाद बिजनेस को आप फुल टाइम आइए। बट मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि अरे यार, 1 करोड़ रुपए साल का हपट जाओ, मैं लपेट दूंगा मैं, क्योंकि थोड़ा एग्रेशन ज्यादा है सर। और मुझे खुद में एक अजीब सा ट्रस्ट है सर, सीरियसली बता रहा हूँ सर। आज से 11 महीने पहले जब SHPL शुरू करी थी, तो बामुश्किल 10, 12, 15 लोग थे सर हम। और 1, 1.5 लाख बीवी हमारा जाता था दोनों का, मेरा, रवि भाई का, दोनों का मिला के। आज हम इसलिए बता रहे हैं कि आज एक लेवल पे आ चुके हैं, आज लाखों बीवी जा रहा है। नियर बाई 1 लाख बीवी रवि जी का था, नियर बाई 1, 1.5 लाख बीवी इधर के नेटवर्क से, ओवरऑल 1, 1.5 लाख बीवी जाता था। बट सर एक अजीब सा ट्रस्ट है कि मतलब अपन दोनों टाइगर जब फील्ड में उतरेंगे ना दोनों भाई, तो धंधा बना देंगे सर, और वो बनाया सर। सो डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर है सर, बट कैरियर आपके हाथों में है। अगर आप मेहनती हैं, अगर आप सपने देखते हैं, तो उसके साथ साथ आपको मेहनती होना भी बहुत जरूरी है। कैरियर तो इतना शानदार है सर, इतना शानदार है कि अभी इस महीने का रिवॉर्ड इनकम और टोटल मिला के 4.5 लाख रुपए का इनकम है। अगर मैं उस इनकम को किसी अच्छी जॉब में डाल दूं मंथली, तो 40,000 रुपए के हिसाब से भी देखूं सर, तो उस पैसे को कमाने में 1 साल लग जाएगा। एक अच्छी रेपुटेड कंपनी के अंदर अगर मैं कोई अच्छी डिग्री, डिप्लोमा लेके भी करने जाऊं, तो सर कैरियर तो है। आज इस बिजनेस से जिस गाड़ी में बैठा हूँ सर, वो इसी से बनाई है, प्रॉपर्टी इसी से बनाई है, गोल्ड मेरी शादी में मैंने खुद अपनी परिवार के लिए जो गोल्ड बनाया वो इसी बिजनेस से बनाया। अपनी शादी करी खुद इससे करी, अभी छोटे भाई की शादी करनी है सर, रॉबिन की, वो भी ऑफ कोर्स मैं डायरेक्ट सेलिंग से ही पैसे बना रहा हूँ और यहीं से करूंगा सर। और अभी बहुत जल्द एक प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ सर, अगर आपका ब्लेसिंग रहा, 1 करोड़ रुपए तक की फ्लैट प्रॉपर्टी है। सो वो भी डायरेक्ट सेलिंग से करने जा रहा हूँ सर, क्या तो सर बात, बिल्कुल पॉसिबल। बहुत सारे अकम्पलिशमेंट्स आपने किए हैं। रवि सर, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जब आपने SHPL में एंट्री किया, क्या ऐसी चीजें देखी? इसका जवाब मैं दोनों से चाहता हूँ। पहले रवि सर, आप बताइए, क्या ऐसी चीज थी जिससे आपको विश्वास आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, इस बिजनेस, इस कंपनी के साथ जुड़ के मैं मेरा करियर बना सकता? सर हम जब SHPL में आए तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने SHPL में आने के बाद प्रोडक्ट देखा। प्रोडक्ट अच्छा था, और जब प्रोडक्ट्स को हमने यूज करना शुरू किया तो फेथ पैदा हुआ हमारे अंदर कि प्रोडक्ट वास्तव में क्वालिटी वाला है। देन डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा एक बहुत बड़े चैलेंज रहा है कि प्रोडक्ट्स, लोगों का बोलना है ये, और लोग बोलते हैं फील्ड में कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट अक्सर महंगे होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, मार्केट रेट से काफी ऊपर होते हैं। तो जब हमने SHPL के प्रोडक्ट्स को देखा तो SHPL के जो प्रोडक्ट थे वो मार्केट रेट से कंपिटिटिव थे, कंपेयर कर सकते थे, और कई प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो मार्केट रेट से भी नीचे आ जाते हैं। तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट थे, मार्केट रेट पे थे, और एक बहुत अच्छी रेंज थी SHPL के पास। ये हमारा SHPL में आने का सबसे पहला रीजन था। दूसरी बात, जब हम SHPL में आए तो SHPL में हमने एक एनवायरनमेंट देखा कि एक अच्छा एनवायरनमेंट है और यहाँ पे हम चीजों को बहुत अच्छे से बिल्ड कर जाएंगे, अच्छा मार्केटिंग प्लान था। और जब तीसरी बार आपसे मिले तो हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल फिर 100%। वहां के बाद तो फिर हम आज तक रुके ही नहीं। राइट सर। क्या बात है। सर मेरा भी सेम राहुल ही है, सर, मैं भी आप यही इसमें ऐड करना चाहते हैं? बिल्कुल यही ऐड करना चाहूंगा सर। हम जिस लास्ट प्लेटफॉर्म में दिक्कत आई थी सर, हम वहाँ पे एक बड़ा बिजनेस बनाते बनाते रह गए थे, उसका बड़ा रीजन था प्रोडक्ट। मैं मानता हूँ सर, डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्ट डोर ओपनिंग हो। आपका डिस्ट्रीब्यूटर जब किसी व्यक्ति के घर मिलने जाए, तो वो मार्केटिंग प्लान समझा पाए या ना समझा पाए, एक बड़े विजन और रीजन दे पाए या ना दे पाए, बट उस व्यक्ति को वो प्रोडक्ट ऐसा हो जो उसकी डोर ओपन कर दे। तो इस वजह से ही हम लोगों ने SHPL में एंट्री किया था कि प्रोडक्ट की कॉस्ट और पैकिंग बहुत अच्छी है। मैंने स्टार्टिंग में एक प्रोडक्ट देखा था इनका, पपाया फेस वॉश, माइंड ब्लोइंग सर। क्या पैकिंग, क्या लगता है वो फेस वॉश, जब उसे हाथ में लेते हैं तो लगता है कि कोई ब्रांड है। तो प्रोडक्ट की पैकिंग, रेट, ये सारी चीजें मैटर करती हैं सर। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। लास्ट प्लेटफॉर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब था कि क्या बताएं सर आपको।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था एसएचपीएल का, जगह जगह प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, सर्विस बहुत अच्छी है, ठीक है। मैनेजमेंट में आप जैसे एजुकेटेड लोग हैं सर, जिस वजह से बहुत बड़ा फेथ आता है कि हाँ कंपनी आगे चल के भी बहुत बड़ा काम करेगी और कर रही है सर। तो सर प्रोडक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और आप जैसे विजनरी लोगों का साथ देख के सर फेथ आ गया था कि हाँ। और दूसरा एक रीजन और बताऊंगा सर, कि हमने लास्ट जिस ऑर्गेनाइजेशन में थे हम, वो ऑर्गेनाइजेशन 2 साल पुरानी थी, बस सॉरी 1 साल पुरानी थी जब मैं और रवि जी उसमें गए थे। तो दूसरी बार जब हम चुनने का मौका मिला तो मैं और रवि जी क्लियर थे कि हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को चुनेंगे वो कम से कम 5 साल पुरानी होगी, पहला रीजन। उसकी प्रोडक्ट रेंज बहुत वाइड होगी, दूसरा रीजन। और तीसरा, उस कंपनी की ग्रोथ कोई उजूल फुजूल ग्रोथ नहीं होगी सर। मतलब पता लगा पहले साल 100 करोड़ कर दिया कंपनी ने, पता लगा पहले साल 200 करोड़ कर दिया, क्योंकि अगर इतना बड़ा टर्नओवर कर रहे हैं तो शायद संभाल पाना हर कंपनी के लिए बस की बात नहीं होती। हम एक ऑर्गेनिक ग्रोथ की कंपनी ढूंढ रहे थे, जिस कंपनी ने ऑर्गेनिक ग्रोथ की हो ईयर टू ईयर टू ईयर टू ईयर। तो एसएचपीएल सर वो कंपनी लगी जिसकी ग्रोथ ऑर्गेनिक थी, जिसकी ग्रोथ ऐसा नहीं थी कि पहले साल 100 करोड़ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा हो गया कि संभाल नहीं पाएगी कंपनी। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ, प्रोडक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर आप जैसे विजनरी मैनेजमेंट की वजह से हमने इसको स्टार्ट किया। बिल्कुल, गोपाल सर जो कंपनी के सीएमडी रहे हैं, उनके साथ जो प्रशांत सर हैं जो कंपनी के सीओओ हैं, और जो सुभाष सर जो पूरा फाइनेंशियल मैटर संभालते हैं, इनके सभी के तीनों के मेहनत से, कमिटमेंट से, लीडरशिप से ये कंपनी खड़ी हुई है। तो उनको डेफिनेटली वो श्रेय जाता है। और आज भी 14 घंटे 16 घंटे वो काम करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में ट्रैवल करते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से कंपनी का ग्रोथ ऑल ओवर इंडिया में आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया में बहुत जगह पे कंपनी का प्रेजेंस है। मुझे एक बात बताइए रवि जी, कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में स्किल्स को डेवलपमेंट करना, एजुकेशन का बहुत ज्यादा अहमियत है। और इसके लिए वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वो छोटा एक इंट्रोडक्शन टू सर्विस अपॉर्चुनिटी, या बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम हो, या फुल डे के वर्कशॉप्स हो, या 1 नाइट 2 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, एजुकेशन सिस्टम इस इंडस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंट है? सर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन इसी इंडस्ट्री में नहीं, दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कहीं भी काम शुरू करने के लिए मोटिवेशन चलेगा, मोटिवेशन से आप कहीं भी काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन उस काम के अंदर एक लंबे समय तक बने रहना, अचीवमेंट लेना और लगातार ग्रोथ करना, इसके लिए सबसे ज्यादा मस्ट है एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कि लॉन्ग टर्म काम है, एक दिन में नहीं हो सकता, धीरे 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 बिल्ड किया जाएगा। और लोग हमेशा एजुकेशन से बचने की कोशिश करते हैं और मोटिवेशन से उसको रिप्लेस करने का प्रयास करते हैं। लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन से काम चल जाए, एजुकेशन ना डालना पड़े, लेकिन विदाउट एजुकेशन आप कभी भी एक मजबूत फाउंडेशन डाल ही नहीं सकते। आपको स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, आपको एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, और जब करेंगे तो एक मजबूत फाउंडेशन बनेगा जिसको कभी हिलाया नहीं जा सकता। अगर मजबूत फाउंडेशन डालना है तो एजुकेशन स्किल्स पे काम करना ही पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी इंडस्ट्री में नहीं, दुनिया में सब जगह जरूरी है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी चीज कही। लोग इसको थोड़ा नजरअंदाज करते हैं, और वो ये यस। सोचते हैं कि चलो मोटिवेशन में काम हो जाएगा। लेकिन कोई भी छोटी सी टेक्निकल चीज हो, मोबाइल रिपेयर भी करना हो, तो उसको टेक्निकल नॉलेज, एजुकेशन की जरूरत है। और वैसे उससे एक हवाई जहाज उड़ाना है तो उनको भी एजुकेशन की जरूरत है। वहां पे मोटिवेटेड एक व्यक्ति हवाई जहाज नहीं उड़ा सकता है, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं है। हो सकता है कि उसकी इच्छा हो, या उसकी मोटिवेशन उसका बहुत हाई लेवल हो। सो इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। राहुल सर, मुझे बताइए कि आप इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में, माहिर करने, पेश करने में, उसको, उसका संगठन करने में काफी माहिर हैं, कैसे कर पाते हैं सर? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली सर मैं ये मानता हूँ कि इवेंट्स में नंबर डिसाइड करेंगे आपका बिजनेस कहाँ जाएगा। इवेंट में नंबर क्या है आपकी टीम का, जो इवेंट होते हैं उन इवेंट में आपकी टीम किस नंबर में बैठती है, वो ऑलवेज मैटर करते हैं सर। इवेंट में क्या होता है सर, इवेंट एक संजीवनी की तरह है। संजीवनी का मतलब है सर, जब एक लीडर इवेंट में जाता है तो इस बिजनेस की एक बड़ी पिक्चर देखता है सर। बड़ी पिक्चर का एग्जांपल है सर, हम किसी के घर बैठ के किसी को एक गिलास पानी में सुनामी नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर समुद्र के किनारे ले जाके खड़ा करें तो उसे सुनामी का एहसास करा सकते हैं कि देखिए समुद्र है, सुनामी इसमें आती है। लेकिन घर एक गिलास पानी नहीं सर, एक बाल्टी पानी में भी सुनामी का एहसास नहीं करा सकते। तो ऐसे ही आप किसी के घर पे बैठ के, कहीं पे बैठ के बिजनेस को समझा सकते हो, बट ये बिजनेस कितना बड़ा है, इसमें कितनी बड़ी सुनामी की लेवल की कामयाबी आपको मिल सकती है, वो इवेंट में ही जाके मिलती है सर। तो इसलिए आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करने में तो माहिर होना पड़ेगा सर।
है ना। आपने हाल ही की बात पता नहीं कब से कैच कर ली, बट सीरियसली मैं और रवि जी सर इवेंट ऑर्गेनाइज करने पे हमारा बहुत नेक्स्ट लेवल फोकस रहता है दोनों का। उसकी मार्केटिंग, उसको प्रॉपर प्रिपेयर करना, उसको अपनी टीम तक किस तरीके से हमें पहुंचाना है, ये हमारी पूरी रणनीति बनती है सर। और उसका सिंगल रीजन है कि घर पे बैठ के एक गिलास पानी से सुनामी का एहसास नहीं करा सकते सर, सुनामी का एहसास समुंदर के पास ले जाके करा सकते हैं। तो वो इवेंट काम वो करता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो मल्टीप्लेक्स में जाके एसी हॉल में अच्छे चेयर्स में पॉपकॉर्न खाते हुए जो बड़े पर्दे पे जो बड़ा पिक्चर ब्लॉकबस्टर देखते हैं, उस हम लोग मजा ले सकते हैं, लेकिन उसकी स्टोरी अगर हम 3 घंटे भी किसी को बताएंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। आपको देखना पड़ेगा वो माहौल को, वो एटमॉस्फेयर को, वो लोगों के जो शेयरिंग्स होते हैं उनको सुनना पड़ेगा, उनको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी बात बनती है। सर सो हमारा, सर एक सेकंड, हमारा अगले एक साल के इवेंट अभी से फाइनल है सर। हम अभी 16-17 तारीख को लीडर्स मीटिंग कर रहे हैं। देन उसके बाद अगले महीने आपका समय ले रखा है जयपुर के लिए, उससे अगले महीने जैसलमेर है, उससे अगले महीने जनवरी में एक एलडीपी लगाने वाले हैं, फरवरी में 1000 लोगों का सेमिनार करने वाले हैं सर। मार्च में अगेन ग्रुप वाइज हम लोग सारे ग्रुपों में 1-to-1 ग्रुप में एलडीपी मीटिंग ट्रेनिंग करने वाले हैं सर। और उसके बाद सर मई में अगेन वो ट्रेनिंग करने वाले हैं जिसमें आपका समय जयपुर लिया है, उस ट्रेनिंग के लिए अगेन आपका समय मई में लेंगे। और जून में जो कंपनी एनिवर्सरी मनाएगी, उस एनिवर्सरी में 1500 लोग अपने प्लान करके बैठे हैं उस कंपनी के एनिवर्सरी में डालने के लिए। क्या तो सर बात अगले 9 महीने का डाटा प्लान है पूरा का पूरा। पूरा पूरा साल का आपने एक करिकुलम, एक यस। सब इवेंट्स बना लिया हुआ है। सो दैट दैट यस शोज कि कितना लंबे समय तक का आपने प्लानिंग करके अपना बिजनेस को एक साइंटिफिकली प्रमोट करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। सो दोस्तों, आज रवि सिंह एंड राहुल दोसा बने हैं चैंपियंस ऑफ द मंथ। तो हर महीने में हम लोग ऐसे नौजवान या यूथ आइकन जिसको बोल सकते हैं, या जो सालों का एक्सपीरियंस हो सकता है, ऐसे लोगों को चुन के उनको हम लोग पेश करते हैं और उनके अलग अलग विचार, अलग अलग सोच, अलग अलग स्ट्रैटेजी, रणनीतियां समझते हैं। जाते जाते राहुल जी और रवि जी मुझे बताइएगा 3 ऐसे क्वालिटीज जो आज के जमाने के लीडर्स में होने चाहिए, जिससे कि आप सक्सेस बन सकते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और खास करके एसएचपीएल में। पहले राहुल जी, 3 ऐसी चीजें जो आपके मन में आ जाती है, 1 2 3 ऐसी चीजें होनी जरूरी है। सर, सबसे पहले आप बेसिक, आप शुरुआत के लीडर हैं या पुराने लीडर हैं, कुछ भी हो, आपको फील्ड से प्यार करना सीखना पड़ेगा। फील्ड के लिए आपको ऑलवेज प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मैंने देखा इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े लीडर हैं सर, और वो बहुत काबिल हैं, बट वो वापस फील्ड में नहीं उतर पाते। और उनको फील्ड में उतरते हुए थोड़ा सा पता नहीं क्या है सर, एक मिर्ची सी लगती है बेचारों को, और वो इसलिए अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस उनके जो फ्यूचर में आ सकता है उसे खो देते हैं। जैसे कि आज से 11 महीने पहले मुझे डिसाइड करना था कि मुझे अगेन फील्ड में उतर के दोबारा बिजनेस क्रिएट करना है या मेरी लाइन को ही बदल देना है। तो मैं प्रिपेयर था कि मुझे फील्ड में उतरना है, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी 50 साल एक्टिंग करने के बाद आज भी एक्टिंग करके ही पैसा कमाते हैं। वो ये नहीं कह सकते कि हेलो आई एम अमिताभ बच्चन, मान लो ना मेरी फिल्म अच्छी बनती है, हिट हिट हिट, नहीं बात बन सकती। फील्ड में आना पड़ेगा सर। तो फील्ड की स्किल ऑलवेज होना चाहिए सर। एंड सेकंड, आपको टीम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। हमारा बिजनेस लोगों का है, ह्यूमन बींग है, और दुनिया में सबसे बड़ी जो स्किल है ना, वो प्यूपिल स्किल है। आपकी कोई डिग्री की स्किल नहीं है, डिप्लोमा की स्किल नहीं है, आप कुछ बड़ी किताबें पढ़ेंगे तो पता लगेगा। सबसे बड़ी स्किल है प्यूपिल स्किल। आपको अगर लोगों को समझना आ गया तो आप बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। और आप सौभाग्य से लोगों के बिजनेस में हैं, तो आपको लोगों को समझना सीखना पड़ेगा। लोगों की फ्रिक्वेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी आपको समझनी सीखनी पड़ेगी। नहीं तो कई बार आप अच्छे लीडर को खो देंगे, और कई बार आप खराब लीडर के चक्कर में अपना समय खराब कर देंगे। मैं ये मानता हूं सर कि अगर आपको ह्यूमन टेंडेंसी आती है तो हर पत्थर के अंदर मूर्ति है, हर पत्थर के अंदर प्रतिमा है, आपको निकालना आना चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति आपकी इंडस्ट्री में ज्वाइन हुआ है, आपकी टीम में ज्वाइन हुआ है, हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति से बिजनेस कराया जा सकता है, आपको करना आना चाहिए सर। एंड थर्ड सर, बोलना चाहूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बिजनेस धैर्य मांगता है सर। ये बिजनेस धैर्य मांगता है, पेशेंस मांगता है, ये बिजनेस आपसे स्किल मांगता है। तो उसके लिए ऑलवेज किताबें पढ़िए, वीडियो सुनिए, मीटिंग्स में जाइए, ट्रेनिंग्स में जाइए, आपके जैसा कोई गुरु बनाइए, लाइक स्टैन सर हमारे मेंटोर हैं। किसी को समर्पण कर दीजिए, क्योंकि अगर विदाउट संबिशन में, आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स में देखता हूं सर, सब कुछ है बट संबिशन नहीं है। मतलब उनको पता नहीं क्या, उनका ऐसा मुझे समझ में नहीं आता कि वो कौन सी रियासत के राजा थे, पता नहीं, कि उनको पता नहीं ये कहने में शर्म आती है कि सर थैंक यू सो मच, जो भी कुछ है आपके आशीर्वाद से है। एक अजीब सा ईगो बिल्ड हो गया लोगों के अंदर कि और साला मैं तो बाप बन गया।
मैं आज एक वीडियो सुन रहा था सर नितिन गडकरी जी की, वो बता रहे थे टाटा जी के बारे में कि टाटा जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, और एक बार वो आ रहे थे तो उनका मुझे फोन आया कि भाई मैं तो तेरा घर का रास्ता भूल गया हूँ, गडकरी जी किधर है। तो उन्होंने बोला कि आप अपने ड्राइवर से मेरी बात करा दीजिए, मैं समझाता हूँ। बोला ड्राइवर नहीं है, मैं ही गाड़ी चला के आ रहा हूँ। सोचो रतन टाटा है, तो मतलब क्या बोले यार, वो मतलब उनको शब्दों में नहीं समेट सकते उस पर्सनैलिटी को। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि वो खुद आए और उसके बाद आकर के उनको बैठे, तो नितिन गडकरी उनको घर ले आए, और घर लाने के बाद उन्होंने बोला कि चलो वापस कहीं चलना था, तो बोला मैं गाड़ी चलाता हूँ। बोला नहीं नहीं, मैं गाड़ी चलाऊंगा। गाड़ी से जाते वक्त जो उनका बैग था, वो बैग नितिन जी ने बोला कि कोई था उनके साथ सर्वेंट टाइप का बंदा, बोला इनको दे दीजिए। बोला नहीं नहीं नितिन, ये मेरा बैग है, मैं टाटा जी। तो सर उन लोगों का लेवल ये है, पता नहीं आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स में ईगो पता नहीं किस लेवल की बिल्ड हो गई है, उनको संबिशन करने में बहुत दिक्कत आती है सर। तो मैं कहना चाहूंगा कि स्किल के साथ साथ संबिशन भी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि समर्पण एक ऐसी चीज है, जब तक आप नहीं करोगे ना किसी को, जब तक आप किसी से कुछ ले नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे, और किसी को जीत नहीं पाओगे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक लाइन बोली है, हराना बहुत आसान है, जीतना बहुत मुश्किल है। मतलब किसी व्यक्ति को आप आर्ग्यू करके, पिटाई करके, फाइट करके हरा सकते हो, बट उसकी प्रॉब्लम्स को समझ के, उनको सुधार के उसे जीतना बहुत मुश्किल है। तो सर स्किल एंड एम्बिशन लास्ट। सो थैंक यू सो मच सर, ये तीन चीज मैं चाहूंगा कि लीडर्स के अंदर होनी बहुत जरूरी वो वैसे बोलने के लिए तीन चीजें थी, लेकिन ये तीन चीज के अंदर आपने 30 चीजों को समेट दिया। दैट्स मतलब क्लेवर चीजें हैं एक अच्छे वक्ता के। सो आपने अपना अनुभव बता दिया। डेफिनेटली इस फील्ड में उतर के काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। देखिए नेटवर्क हम लोग जब भी बोलते हैं, आप उसमें हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, तीनों में वर्क तो जरूरी है, तो काम करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपने जो बता दिया कि भाई समर्पण करना है फील्ड में, अपना कोचेबिलिटी दिखाना है, और ये कोचेबिलिटी के जरिए आप जब सीखते हैं, आप सिखाने लायक हो जाओगे और आप खुद एग्जाम्पल सेट करोगे। तीन चीजें रवि जी आपसे मैं जानना चाहता हूँ जाने के पहले, कि क्या है। ऐसी यस चीजें हैं जो आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटर के जो लीडर्स हैं उनमें होना जरूरी है। सर, चीजें तो बहुत सारी होनी चाहिए, लेकिन मैं तीन वो चीजें बताऊंगा जो मैंने जब से डायरेक्ट सेलिंग में आया हूं तब से लेके आज तक छोड़ी नहीं है, जिनको मैंने फॉलो किया है। नंबर वन, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार आया तो मुझे एक बात ट्रेनिंग में समझ आई थी कि ये एक ऐसा बिजनेस है कि जब आप अपने सपनों के लिए काम करेंगे तो पता नहीं आपके सपने पूरे होंगे कि नहीं, लेकिन जब आप लोगों के सपनों के लिए जान लगाएंगे तो आपके सपने और लोगों के सपने दोनों पूरा होंगे। तो ये बात मैंने पहले दिन से फॉलो की। जब भी हमें काम करने का मौका मिला, हमने लोगों की जिंदगियों में उतर के लोगों के लिए ताकत लगाने के लिए पूरी दम लगाई, और हमारे सपने धीरे धीरे पूरे होते चले गए। आजकल मैं क्या देख रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग में, लोग सिर्फ अपना 9K निकालने तक सामने वाले आदमी से मतलब रखते हैं। उसने 9K दिया, उसके बाद बात खत्म। जबकि मुझे ऐसा लगता है 9K देने के बाद एक्चुअली काम शुरू होता है हम्म। उस आदमी की जिंदगी में उतरने का। तो लोगों के सपनों पे आप लगिए तो अपने आप आपके सपने भी पूरे होने लगेंगे। लोगों के लिए काम करने का बिजनेस है ये। दूसरी बात सर, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। लोग थोड़ा सा लेवल अप, क्या हुआ, चार लोग नीचे टीम में क्या जुड़े, बेसिक छोड़ देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है बिना बेसिक के इस बिजनेस का अस्तित्व ही नहीं है, चाहे आप कितने बड़े लेवल पे चले जाएं। बेसिक हमेशा फॉलो करने पड़ेंगे, प्लान, फॉलो अप, ड्रीम लिस्ट, ये सब फॉलो करना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा। और नंबर तीन, और बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने हमेशा ध्यान दिया, अपने आप पे मैंने हमेशा काम किया। अपने आप पे हमेशा, अपनी स्किल्स पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने काम करने के तरीके पे, अपनी लीडरशिप पे, जहां मुझे लगता था कि यहाँ इस चीज की कमी है, मैं ताबड़तोड़ काम शुरू कर देता हूँ सर। तो ये तीन चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बहुत सारी, बहुत 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 अच्छा रवि जी। आप दोनों एक यूथ आइकॉन हैं, और आपने दोनों ने मिलके ना केवल टीम टाइगर में एक एजुकेशन का माहौल किया है, एसएचपीएल के बहुत अच्छे जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बहुत अच्छी तरीके से प्रचार किया हुआ है, और एक मजबूत नींव रखने के बाद आप अभी अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। और ये महीने में 20 लाख से भी ऊपर आपका बिजनेस वॉल्यूम एक ही महीने में आया हुआ है। सो वो अपने आप में आपको टॉप 30 में स्टीयरिंग कमेटी में शामिल करा देता है। और रवि जी भी करीब करीब यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर के रैंक को अचीव करने में है, ये महीने में डेफिनेटली हो ही जाएगा। और आप सभी लोग, मतलब दोनों लोग मिलके जो टीम टाइगर का जो एजुकेशन सिस्टम को चला रहे हैं, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस सिस्टम के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका भविष्य डेफिनेटली उज्जवल है। और आपने जो आखिर में जो चीजें कही हैं, इसमें आपका काम करने का, आपका वैल्यू सिस्टम का बहुत सारा एक निचोड़ आपने बता दिया। ये अपने आप में एक इंस्पायरिंग स्पीच है। तो इसके लिए आज आप इस
सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन के मंच में आए और आपने अपने दिल खोल के अपना अनुभव, अपना वैयक्तिक, अपना पारिवारिक और बिजनेस के जरिए आपने क्या क्या ऑब्स्टिकल्स को फेस किया, उसको कैसे आपने पार कर लिया, ये आपने बता दिया। इसके लिए मैं SHPL मैनेजमेंट की तरफ से, SHPL एजुकेशन की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आगे भी आप अपने टीम को इंस्पायर करते रहें और नई बुलंदियों को आप हासिल करें, नए रैंक्स हो, नए अचीवमेंट्स हो, और आपके जो मंथली इंसेंटिव जो अमाउंट बता रहे हैं उसमें और एक जीरो लगे बहुत जल्दी, ताकि आप लोगों की ग्रोथ हो जाए और ट्रूली एक यूथ आइकॉन के एक बनते हुए आप लोगों को प्रेरणा बने। थैंक यू वेरी मच राहुल डोसा जी एंड रवि सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एंड बधाई हो। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू। थैंक यू। सो ये थे मिस्टर राहुल डोसा एंड मिस्टर रवि सिंह जी। तो ये दोनों हमारे एक यूथ आइकॉन हैं, उभरते हुए सितारे हैं SHPL में। तो SHPL का मैनेजमेंट, SHPL के प्रोडक्ट्स, SHPL के कॉम्पनसेशन प्लान और खास करके जो फ्रीडम प्लान के तहत जो एक्साइटमेंट पूरा तहलका जो ऑल ओवर इंडिया में मचा हुआ है, उसका निदर्शन हम लोगों ने देखा 4 फाउंडेशन डे के सेलिब्रेशन में, जो बरेली में, कोलकाता में, लखनऊ में और असम में हुआ। और इस मंथ में एक बड़ा धमाका, मतलब जहां 4 इवेंट्स एक तरफ और एक साउथ इंडिया का इवेंट एक तरफ होगा, एंड दैट इज द 5th SHPL का एक बड़ा इवेंट रहेगा फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करते हुए। और इसके साथ साथ एक साउथ इंडिया का रीजनल कन्वेंशन, वहां पे साउथ इंडिया के 5 राज्यों से लोग वहां पे आने वाले हैं, और एक रैंक अचीवर्स का सेलिब्रेशन, ऐसे ट्रिपल सेलिब्रेशन हम यहाँ पे कर लेंगे। सो दोस्तों, आप भी अपने लाइफ में जो गोल्स लेके इस बिजनेस को कर रहे हैं, इसको रिविजिट कर लीजिएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा, और अपना क्रीज में जो बोलते हैं ना कि भाई नया गार्ड लेके इसको तहे दिल से अगर आप जान लगा के बिजनेस को करेंगे, तो एक दिन और बहुत जल्दी आप भी सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन के इस एपिसोड में एज ए चैंपियन या चैंपियंस ऑफ द मंथ के होकर यहाँ पे अपनी स्टोरी लोगों को बता पाएंगे। सो इसके लिए मैं आखिर में आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। और जो दशहरा का और दुर्गा पूजा का जो फेस्टिवल कल परसों ऑल ओवर इंडिया में जो सेलिब्रेट होगा, अलग अलग नाम से, अलग अलग कल्चर, संस्कृति और रिचुअल से, मैं सब लोगों को इस त्योहार की शुभकामनाएं देता हूं कि जो भी जिनको भी आराधना करते हैं, हमारी भक्ति हम लोग प्रकट करते हैं, वो हमको हमारे जीवन में वैयक्तिक तरीके से, अपने पारिवारिक, अपने फैमिली लाइफ को, हमारे जो प्रोफेशनल जो है, अगर हम जॉब में है, पार्ट टाइम करते हैं, फुल टाइम करते हैं, या हम लोग अपना प्रोफेशन को करते हैं, या कोई भी और बिजनेस भी करते हैं, सभी में हमको ग्रोथ मिले, हमको सक्सेस मिले, इस उम्मीद के साथ हम लोग आते हैं इस प्रोग्राम के एंड में। आप सभी लोगों के लिए शुभ रात्रि, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, एंड यू हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड, हैप्पी दशहरा वंस अगेन। थैंक